friends, good evening. So welcome to CA Final Indirect Tax batch by CA Meeta Mangal, and I hope all are doing well and everything else is going well. All is going well and everything else is going well. Please tell me. Please tell me. Okay. हमने कल क्या स्टार्ट किया? चैप्टर 12 स्टार्ट किया था. पार्ट वन है सेक्शन 49, सेक्शन 50, सेक्शन 53 एंड 53A. देखो, if you see over here, 49, 50, 51 and 52 is part 2. Yes or no? 51, 52 is part 2. 53 and 53A is part 1. Am I clear? 49 किसकी बात करता है? कैश लेजर, क्रेडिट लेजर, लायबिलिटी लेजर, तीनों लेजर की बात करता है. Am I clear? कैश लेजर में कैसे पैसा आएगा, कैसे यूटिलाइज होगा, क्रेडिट लेजर में कैसे क्रेडिट आएगा, कैसे यूटिलाइज होगी, लायबिलिटी को कैसे ऑफसेट किया जाएगा, लायबिलिटी का क्या बोलना चाहिए, रैंकिंग कैसे रहेगा. गेटिंग माई पॉइंट? एम आई क्लियर? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? एम आई क्लियर? यस. तो हमने ये पूरा पढ़ा था. सेक्शन 50 हमारा अभी बचा है. फिर हमने 53 पढ़ा था, 53A पढ़ा. 53 is basically for transfer of ITC and 53A in case of cash ledger. Yes. अब 53 क्या बोलता है कि बॉस, क्योंकि आप हमको पता है कि ITC कैसे यूटिलाइज होता है. I for I, if balance left for C or S or U in any proportion in any order. C for C, if balance left for I. S for S, if balance left for I. Am I clear? तो अगर मैं S GST का अमाउंट I के लिए यूटिलाइज कर रही हूँ, अगर मैं S का अमाउंट I के लिए यूटिलाइज कर रही हूँ, तो फिर वो अमाउंट I के खाते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? वो अमाउंट I के खाते में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो वो अमाउंट ट्रांसफर करना इज टॉट इन अंडर सेक्शन 53. और 53A ऐसा कि ऐसा ही हमें किसके लिए सिखाता है? कैश लेजर के लिए. क्योंकि कैश लेजर में हमने पढ़ा ना, GST फॉर्म 9, पेमेंट 9, GST पेमेंट 9, कि अब GST पेमेंट 9 फॉर्म अगर आप सबमिट करोगे, तो अगर आपको सपोज कहीं और पैसा रखा है और आपको कहीं और यूटिलाइज करना है, तो पहले फॉर्म 9 भर के, GST पेमेंट 9 का फॉर्म भर के अमाउंट आप ट्रांसफर करके फिर यूटिलाइज कर सकते हो. कल का पूरा याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? प्लीज टेल मी. ओके. तो अगर आपने यूटिलाइज किया है तो फिर आपको उस खाते में पैसा डालना तो पड़ेगा ना. अगर आपने यूटिलाइज किया है तो उस खाते में पैसा डालना पड़ेगा कि नहीं डालना पड़ेगा? Getting me? Am I clear? The last section for today in this part 1 is section 50 और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. सॉरी. सेक्शन 50, इंटरेस्ट ऑन टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स. ये तो हमको सबको पता है कि अगर आपको टाइमली टैक्स पे करना था, एज एन आज सितंबर मंथ का, आज 20th अक्टूबर, सितंबर मंथ का आज 20th अक्टूबर इज अ ड्यू डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट ऑफ टैक्स. यस और नो? यस और नो? आज तक अगर मैं टैक्स भर देती हूँ तो वेल एंड गुड. आज तक अगर मैं टैक्स भर देती हूँ तो वेल एंड गुड, नहीं तो कल से मुझे इंटरेस्ट लगेगा. अब मुझे बताओ, अगर मैं कल टैक्स भरती हूँ, आज नहीं भरा मैंने, कल टैक्स भरा, तो क्या मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा? यस. क्योंकि उसका एक दिन डिले होता है, उसको एक दिन डिले कहते हैं. हमें क्लियर? आपको 20th तक भरना था, आपने 21st को भरा, मतलब आपने एक दिन का क्या किया है? डिले किया है. आपने एक दिन का क्या किया है? डिले किया है. एंड यू हैव टू पे इंटरेस्ट ऑन दैट. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? अब इसमें एक अमेंडमेंट आया था, वो समझो. इंटरेस्ट के सिंपल बोला, इफ पर्सन पेज द अनपेड अमाउंट ऑफ ऑन हिज ओन, मतलब आपको खुद को पता चला कि मैंने लेट भरा है, तो आपने खुद ने भर दिया, हमने आपको बोला नहीं भरने के लिए, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा.
at the rate of 18%. आगे, इंटरेस्ट पेबल ऑन द नेट कैश लायबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो समझना, दो चीजें यहाँ पे, कहाँ पे कब अपन नेट और कहाँ अपन ग्रॉस, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझना है. ओके, सेक्शन 50 में अमेंडमेंट आया, पहले ऐसा कुछ अलग अलग नहीं था, अब अलग अलग आया है, तो समझना है क्या हो रहा है. Interest payable on the net cash liability of taxes, interest payable on tax declared and paid in GST or 3B filed after due date. मतलब आपने खुद ने डिक्लेयर किया था, आपने खुद ने सेल्फ असेस किया था. मतलब वहाँ पे समझ में आ रहा है, मतलब ये आपका कौन सा टैक्स है, ये आपका सेल्फ असेस टैक्स है, राइट और नॉट. ये क्या है, आपका सेल्फ असेस टैक्स है, यस और नो. इंटरेस्ट पेबल ऑन द नेट कैश लायबिलिटी, पर अभी किसकी बात है, सेल्फ असेस. आपने खुद ने 20 अक्टूबर को सपोज 1 लाख का टैक्स असेस किया, आपने खुद ने असेस किया, मतलब आप खुद डिक्लेयर कर रहे हैं, और आपने इसको 20 अक्टूबर तक पे नहीं किया, आपने सपोज 5 नवंबर तक पे किया, और कितने दिन का डिले हुआ, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 16 डेज, राइट. कितने दिन का डिले किया, 16 डेज का डिले किया. आपको 16 डेज का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर आई होप यू आर गेट योर पॉइंट. आपने ये 1 लाख का पेमेंट कैसे किया, आईटीसी का 40,000 ऑफसेट करके और कैश लेजर का 60,000 भर के. गेटिंग माई पॉइंट, हाउ हैव यू डन द पेमेंट, योर सेल्फ असेस टैक्स you have made a payment by debiting. Now I can use this term, by debiting. Just a second now, मैंने how have you done the payment, by debiting. By debiting आपका क्या, आपने 1 लाख का टैक्स पे करना था, आपको 1 लाख का टैक्स पे करना था, आपने कैसे पे किया, बाय डेबिटिंग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर एंड बैलेंस बाय कैश लेजर. अब क्वेश्चन ये आता है कि मैं टैक्स, कौन से टैक्स पे इंटरेस्ट पे करूं, पूरे 1 लाख पे या 60,000 पे. आंसर करो, व्हाट इज इन योर माइंड, टेल मी व्हाट इज इन योर. सेक्शन 50 पढ़ रहे जो हमने कल नहीं पढ़ा, बाकी पूरा पोर्शन कल रिवाइज कर चुके थे. आंसर करो. According to Saroj, 60,000. Others, give me reason why Saroj. According to Karuna, 1 lakh. Give me reason why. जो भी आंसर दे रहे हो, why? Why 60? Why 1? Why 60? Why 1? Tell me. पहले it was 1 lakh. पहले it was 1 lakh. ये अमेंडमेंट आया है कि बॉस मेरा पैसा 40,000 आपके पास रखा था, आपको मुझे 40 देना था, मुझे आपको 1 देना था, तो मेरा पैसा आपके पास रखा था कि नहीं रखा था. गेटिंग माई पॉइंट. कमलेंद्र, बट ना आई अग्री कि ऑफसेट नहीं किया था, but was my money kept with bank or not, or with department or not? तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मेरा पैसा आपके पास था ना, वो पैसा भी तो उनके पास था कि नहीं था, वो पैसा भी तो कहीं यूज कर सकते थे कि नहीं कर सकते थे. अगर उन्होंने बैंक में रखा होगा तो उनको भी सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट सब मिल रहा होगा कि नहीं मिल रहा होगा. सिंपल है, जब मेरा पैसा आपके पास है, आपका पैसा मेरे पास है, तो अगर मैंने आपको टाइमली पेमेंट नहीं किया है तो जितना नेट है उस पर पे करूंगा. क्लियर, क्लियर, क्लियर और नॉट क्लियर, am I clear? तो यहाँ पे यू विल बी पेइंग 60,000 के ऊपर
18% के हिसाब से 16 दिन का, अगर 1 अक्टूबर को टैक्स पे करना, सॉरी 20 अक्टूबर को टैक्स पे करना था और पे कब किया, 5 नवंबर को किया, 16 डेज का डिले किया। कितने दिन का डिले किया, 16 डेज का डिले किया है, उतना मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, हाँ या ना, समझा। बट इंटरेस्ट पेबल एंड टैक्स पेड सब्सिक्वेंट टू सेल्फ असेस टैक्स, मतलब आपने सेल्फ असेस 1 लाख किया, आपने सेल्फ असेस 1 लाख किया, एम आई क्लियर, आपने 1 लाख पे कर दिया, बाद में पता चला आपको डिमांड आया और हमने ये बताया, 1 मिनट अनूप, बाद में आया कि बॉस 1 लाख नहीं पे करना था, आपको 1,70,000 पे करना था, डिमांड आया है, एम आई क्लियर। तो आपने 70,000 पे किया, कैसे पे किया, 20 बाय ITC एंड 50 बाय कैश लेजर, 20 by ITC and 50 by cash ledger. Getting my point or not? ऐसे केस में आपको पूरे 70,000 के ऊपर 18% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स पेड, इंटरेस्ट पेबल ऑन टैक्स पेड subsequent to payment of self-assessed tax in GSTR 3B. तो टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट लेजर, टैक्स पेड थ्रू कैश लेजर, इंटरेस्ट एप्लीकेबल ऑन द टैक्स पेड थ्रू क्रेडिट एंड कैश बोथ। एम आई क्लियर? डिफरेंस ये, ऊपर वाला आपने डिक्लेयर किया था, आपने लेट पेमेंट किया, ओनली कैश पोर्शन, ऊपर वाला आपने पेमेंट किया था, आपने डिक्लेयर किया था, आपने पेमेंट किया, यू डिक्लेयर्ड सेल्फ असेस 1 लाख, you paid 1 lakh but you paid late, so only on the cash portion you will be paying interest, but नीचे वाला we asked you subsequent to payment of self assessed tax, मतलब आपने सेल्फ असेस टैक्स पे कर दिया, उसके बाद डिमांड आया, उसके बाद डिपार्टमेंट ने बोला आपने जो 1 लाख पे किया है वो कम किया है, आपको 170 पे करना था। गौरी पूरा रिपीट तो कर रही हूँ मैं, आपको 170 पे करना था, गेटिंग माई पॉइंट। तो 70,000 तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अब वो 70,000 आप भले कैश के थ्रू करो या भले क्रेडिट के थ्रू करो, आपको पूरे 70 के ऊपर 18% इंटरेस्ट से आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? ये अमेंडमेंट आया है, पहले पूरे अमेंडमेंट के पहले क्या था, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो 1 लाख पे टैक्स लगे, इंटरेस्ट लगेगा। अमेंडमेंट के पहले क्या था, ऊपर वाला हो या नीचे वाला हो 1 लाख पे, अगर आपने डिले किया है, बस डिले किया है, बात खत्म, इंटरेस्ट लगेगा। फिर बाद में लोगों ने फाइट करना चालू किया कि बॉस मेरा पैसा भी तो आपके पास रखा है ना, मतलब तो फिर डिपार्टमेंट का कहना है ठीक है सेल्फ असेस टैक्स है तो हम ओनली कैश लेजर के थ्रू आपने जो पेमेंट किया उस पर इंटरेस्ट लेंगे, पर अगर अदर देन सेल्फ असेस्ड है तो आप पूरे पे इंटरेस्ट लेंगे। नहीं, हाँ करेक्ट अनूप ना, अनूप एग्जैक्ट। अब मैं आपके डाउट पे आती हूँ। अनूप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो, एक सेकेंड। ओके अनूप मुझे चीज का आंसर करो अनूप। 20 अक्टूबर जिसकी ड्यू डेट है, 20 अक्टूबर जिसकी ड्यू डेट है, और अगर मैं 21 को पे कर रही हूँ, एम आई डूइंग अ डिले ऑफ 1 डे और नॉट? 20th is on time, year delay by a day, delay by 1 day. Am I clear? Am I clear? Please tell me. Okay, got it?
Got it? So this completes your part 1 of chapter 12 payment of tax. Part 1 of chapter 12 payment of tax, यहाँ पे हमने सेक्शन 49 कवर किया है, 50 कवर किया है, 53 कवर किया है, 53A कवर किया है. यस, आप जिस दिन पे करते हो मुझे बताओ, मैंने अगर 21 अक्टूबर को पे किया है, क्या 1 डे का डिले है कि नहीं है? तो अगर मैं 21 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक की बात कर रही हूँ, तो 5 नवंबर वाला डेट भी इंक्लूड होगा, क्योंकि वो भी जो मैं डे पे कर रही हूँ मैं लेट ही पे कर रही हूँ. क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ओके, ऑल क्लियर? आगे बढ़ू? So now let's start with part 2. Part 2 covers 2 sections, section 51 and section 52. Part 2 covers 2 sections, section 51 and section 52. Section 51, yes, section 51 talks about TDS, and section 52 TCS. Am I clear? Am I clear till here? तो आज आई थिंक 51 तो 100% हो जाएगा. विल सी 52 कितना होता है. अब पहले पूरा बेस दे देती हूँ, पूरा बेस दे देती हूँ मैं आप लोग को. सेक्शन 52 किसकी बात करता है? सर्विसेज प्रोवाइडेड टू स्पेसिफाइड रेसिपेंट. यहाँ पे रेसिपेंट फिक्स है. सेक्शन 52 में कौन फिक्स है? रेसिपेंट फिक्स है. एंड अगर दीज आर रेसिपेंट, अगर ये रेसिपेंट है, देन दिस रेसिपेंट will deduct TDS. Then this recipient will deduct TDS tax deducted at source. This recipient will deduct TDS tax deducted at source. Getting my point or not? Sorry, I thought lost हो गई. Sorry. Am I clear? तो पहले क्वेश्चन ये आता है कि रिसिपेंट कौन है, ये समझ लो. पहले क्वेश्चन आता है कि रिसिपेंट कौन है, ये समझ लो. रिसिपेंट कौन है? अ डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट. सरोज ऐसे मत याद रखो, एग्जाम में हालत खराब हो जाएगी अगर ये लोग ने रिसिपेंट की डेफिनेशन पूछ ली तो. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अगर इतना लिख दिया अपन ने, आई होप यू अगर ये पॉइंट, तो मार्क्स नहीं मिलेंगे. और ऐसे ही पेपर को गंदा पेपर बोलते हैं कि हमको आता है पर हमको वो लैंग्वेज नहीं आता है जो उनको एक्सपेक्टेशन है. हमने प्रैक्टिकल के हिसाब से याद किया, थ्योरी के हिसाब से याद नहीं किया. मतलब तो डिपार्टमेंट और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या a department or establishment of local authority, या a department or establishment of government agency. मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट,
स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसी तो फिक्स होगी. सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी एंड गवर्नमेंट एजेंसीज. एम आई क्लियर? आगे ये तो एबीसी हो गया, ये तो एबीसी हो गया. सच पर्सन्स और कैटेगरी ऑफ पर्सन एज मे बी स्पेसिफाइड बाय गवर्नमेंट. तो ये है 51(1)(a), ये है 51(1)(a), ये है 51(1)(b), ये है 51(1)(c एंड एक है 51(1)(d. एक है 51(1)(d और वो क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, एज मे बी नोटिफाइड, एज मे बी नोटिफाइड. am I clear? अब आते हैं 51D. सेक्शन 51(1)(d) क्या बोलता है, नोटिफाइड कौन है. द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन नोटिफाइड, द फॉलोइंग पर्सन हैज बीन नोटिफाइड, an authority or a board or any body set up by parliament or by state legislature or established by any government where 51% or more participation by way of equity or control to carry out any function is in the hands of this people. मतलब कोई भी अथॉरिटी है, कोई भी बोर्ड है, कोई भी बॉडी है जो किसने फॉर्म की है, सेटअप बाय पार्लियामेंट और बाय स्टेट लेजिस्लेचर और बाय एनी गवर्नमेंट जहाँ पे उनका खुद का 51% कंट्रोल है. तो इसमें 51% कंट्रोल. Am I clear? Second, society established by central government or state government or local authority under Society Registration Act. यहाँ पे कौन है, अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी. अथॉरिटी, बोर्ड और बॉडी वेयर 51% कंट्रोल किसका है, 51% कंट्रोल किसका है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर या एनी गवर्नमेंट. 51% ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर और एनी गवर्नमेंट. एम आई क्लियर? यहाँ पे सोसाइटी किसने फॉर्म की है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी. फॉर्म्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी. एंड थर्ड इज पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, PSU. अगर ऐसे एक फ्लो चार्ट बना के रख लोगे ना 51(1) का और 51(1)(d) का, तो एटलीस्ट आप 60 to 80% तक आंसर लिख पाओगे. गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? क्योंकि याद करने भी बैठ नहीं सकता है, ऐसा हर चीज़ याद करने जाएंगे तो फिर तो प्रैक्टिकली नहीं पॉसिबल यार. अब तो एटलीस्ट इतना रिस्क ले लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी एज में भी नोटिफाइड. एज में नोटिफाइड के अंदर एनी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी बॉडी वेयर 51% कंट्रोल इज ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट गवर्नमेंट और एनी गवर्नमेंट, ये सोसाइटी फॉर्म बाय सेंट्रल, स्टेट और लोकल अथॉरिटी या PSU. तो आई थिंक आप बहुत कुछ की वर्ड्स लिख पा रहे हो. क्लियर? क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. I hope you people are getting my point. लिखा ये I hope you're there. Okay. तो अगर ये लोग रिसिपेंट है, अगर ये लोग रिसिपेंट है
इन शॉर्ट गवर्नमेंट, क्या मैं ऐसे जनरल स्टेटमेंट दे सकती हूँ कि वी आर गोइंग टू गिव सर्विसेज टू गवर्नमेंट? हाँ या ना, मतलब यहाँ पे रेसिपेंट कौन है? गवर्नमेंट है, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे सर्विसेज और गुड्स किसको दिया है? टू गवर्नमेंट दिया जा रहा है। रेसिपेंट कौन है? गवर्नमेंट है, राइट? स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन, स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप क्वेश्चन में ये चेक करना कि जो स्पेसिफाइड रेसिपेंट बोले हैं वो है या नहीं है। पहला स्टेप ये चेक करना जो स्पेसिफिक, कि अगर इसका क्वेश्चन आया तो सीधे 14 मार्क्स का भी आ सकता है। इसका क्वेश्चन आया तो सीधे 14 मार्क्स का भी आ सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो पहले ये देखना कि रेसिपेंट स्पेसिफाइड रेसिपेंट है या नहीं। ओके। सेकेंड क्या चेक करना, कब रेसिपेंट ये होते हुए भी एक्सेप्शन टू जनरल रूल। मतलब कब, even after this people being recipient, even after this people being recipient, तो भी TDS डिडक्ट नहीं होगा। Categories of persons not liable to deduct tax. Tax is not liable to be deducted at source in the following cases: when goods or services are supplied from PSU to another PSU, whether or not a distinct person। मतलब अगर PSU टू PSU है, may be distant person, may not be distant person। Getting my point? PSU टू PSU हो सकता है दोनों सेम अंडरटेकिंग हो, डिस्टेंट पर्सन भी हो सकते हैं, हो सकता है डिस्टेंट पर्सन नहीं भी हो, नो TDS। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, where the supplier of goods and services takes place between one person to another person specified in 51 A, B, C, D। मतलब 51 1 A, B, C, D, 251 1 A, B, C, D। खुद ही खेल रहे हो, अपने आप से ही खेल रहे हो। गवर्नमेंट चलो अपन एक दूसरे को गुड्स देंगे, अपन एक दूसरे को सर्विसेज देंगे, तो ऐसे केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा। एम आई वेरी क्लियर? एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म। एम आई क्लियर? प्लीज कंफर्म फास्ट। करेक्ट। एम आई क्लियर? ये दो केस। ओके। तो हमने क्या देखा, रेसिपेंट कौन होना चाहिए, फिर हमने ये देखा कि एक्सेप्शन कब होता है, जब ये रेसिपेंट है। अब थर्ड पॉइंट, अगर मैं गुड्स दे रही हूँ, देखो यहाँ पे सप्लायर कौन है डज नॉट मैटर, रेसिपेंट ये लोग होंगे तो 51 आएगा। अगर मैं गुड्स दे रही हूँ या सर्विसेज दे रही हूँ टू स्पेसिफाइड रेसिपेंट, तो TDS कब डिडक्ट होगा? when contract value, when taxable contract value exceeds rupees 2,50,000। टैक्सेबल मतलब इसका क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन में दिया होगा कि दीज आर एग्जम्प्टेड गुड्स, और क्वेश्चन में नहीं दिया होगा एग्जम्प्टेड सर्विसेज के बारे में। बट यू शुड नो, क्योंकि हमको
एग्जम्पशन की गुड्स की लिस्ट याद नहीं करनी है, पर हमें 12/17 सॉरी CT, 9/17 IT, याद आ रहा है ये दो नोटिफिकेशन नंबर? याद आ रहा है ये दो नोटिफिकेशन नंबर? ये आपको याद होना चाहिए, ये वो लोग बताने नहीं आएंगे। ये आपको याद होना चाहिए, ये वो बताने नहीं आएंगे कि अच्छा आप ये सर्विस दे रहे हो, किसको दे रहे हो, गवर्नमेंट को दे रहे हो, ये तो एग्जम्प्टेड है। तो सपोज अगर क्वेश्चन में देख रखा है 4 लाख, तो ऐसे 4 लाख दे के उछल मत जाना 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर, 2.5 लाख के ऊपर TDS। नो 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 नो, हो सकता है ये 4 लाख में 2 लाख रुपए टेक्नोलॉजी, हो सकता है ये 4 लाख में 2 लाख क्या है, एग्जम्प्टेड सर्विसेज है। 2 लाख नहीं करती, 3 लाख कर देती हूँ, क्योंकि वो कैलकुलेशन में से बराबर आ जाएगा। तो यहां से जब 3 लाख माइनस करोगे तो टैक्सेबल कितना हुआ, 1 लाख, नो TDS। टैक्सेबल कितना हुआ, 1 लाख, नो TDS। वो भी किस कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, मतलब क्या है, कोई गवर्नमेंट के साथ क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हो सकता है गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है 5 लाख का, am I clear? गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू टैक्सेबल इज 5 lakhs। क्या TDS डिडक्ट होना चाहिए, यस और नो? यस। पर सपोज इस महीने गवर्नमेंट ने पेमेंट कितना किया है, 50,000। सी गवर्नमेंट रेसिपेंट है ना, तो गवर्नमेंट पेमेंट करेगा ना सप्लायर को। तो गवर्नमेंट ने पेमेंट कितना किया है, कंसिडरेशन का पेमेंट कितना किया है, 50,000। तो क्या यहाँ पे TDS डिडक्ट होगा क्या? करेक्ट, करेक्ट, सिंपल। इसका 1% एंड 1%, अगर इंट्रा है तो C&S, और अगर इंटर है तो 2% अशोक होगा। सिंपल समझो, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज़्यादा, 2.5 लाख, और ये कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, contract value excluding taxes, getting my point? ऐसे केस में अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000, अगर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड्स 2,50,000 टैक्सेबल वैल्यू, तो वह जैसे जैसे गवर्नमेंट पेमेंट करता जाएगा वैसे वैसे गवर्नमेंट TDS डिडक्ट करके पेमेंट करेगा। एम आई क्लियर? 50,000 मैंने बोला आपको कि जितना काम हुआ उतना पेमेंट किया। गवर्नमेंट आपको कैसे पेमेंट करता है, एज एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग द वर्क। गवर्नमेंट आपको कैसे पेमेंट करता है, एज एंड व्हेन यू कीप ऑन डूइंग द वर्क। गेटिंग माय पॉइंट? Am I clear? Clear? I hope you're getting my point. ये समझा कि नहीं समझा? Okay. Next point.
अरे ना, सपोज कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू बोला है आपको 3 lakhs इंक्लूडिंग GST विच इज 20%, तो ये कितना हुआ? नो TDS, नो TDS, एक्सीडिंग 2.5 बोला है, नो TDS। मतलब अगर ये वैल्यू exceeds 2.5 lakhs, then only TDS. Getting my point? I hope I'm very clear. Okay. तो अपन ने पहले क्या चेक किया? रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? चेकलिस्ट देखो, हाँ, चेकलिस्ट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होना चाहिए तो TDS होगा। सेकेंड, एक्सेप्शन चेक करो, एक्सेप्शन, नो TDS। थर्ड, taxable value exceeds 2.5 lakhs। क्या लिखा है संजना? मैं नहीं समझी। फॉर एक्सेस और होल अमाउंट का मतलब पूरे पे। ओ अच्छा, वैसे 3 लाख का है, पूरे पे मतलब। फोर्थ, एग्जम्प्टेड सर्विसेज याद रखना, एग्जम्प्टेड सर्विसेज याद रखना। एग्जम्प्टेड तो आप क्या करोगे पता है? सिर्फ 5-6 सर्विसेज है टू गवर्नमेंट जो एग्जम्प्टेड है, सिर्फ 5-6 सर्विसेज टू गवर्नमेंट एग्जम्प्टेड है। डू वन थिंग, इस चैप्टर के इधर एक पेज ऐड करके वो सर्विसेज यहाँ लिख लेना, वाई? कि वो सर्विसेज का एक्चुअली इंपॉर्टेंस उस चैप्टर में नहीं है, उनका इंपॉर्टेंस यहाँ है। मोहित, एग्जम्प्टेड गुड्स हमें एक्सपेक्टेड नहीं है, हमारे सिलेबस में नहीं है। एग्जम्प्टेड गुड्स हमारे सिलेबस में नहीं है। हमको बोला गया है गुड्स का और एग्जम्प्टेड गुड्स को याद नहीं करना है, और गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर टैक्स रेट याद नहीं करना है, पर हमें एग्जम्प्टेड सर्विसेज की लिस्ट याद करनी है। क्लियर? गुड्स तो क्वेश्चन में बताएंगे, एम आई क्लियर? गुड्स तो क्वेश्चन में बताएंगे अगर एग्जम्प्टेड है तो, राइट? ओके, लास्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, चलो समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इंट्रा स्टेट है, यस अनुप्रिया, पर सारे नहीं, ओनली टू गवर्नमेंट, सारे नहीं, ओनली टू गवर्नमेंट वाले। हाँ, इंट्रा एंड इंटर कब होता है? इंट्रा कब होता है? when location of supplier, place of supply, same state, right? यहाँ पे when location of supplier, place of supply, different state। आप समझना, लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, और यहाँ पे लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्यों? रेसिपिएंट TDS डिडक्ट करेगा। ओनली टू गवर्नमेंट, क्या दिमाग तो लगाओ ना बच्चे। यहाँ पे रेसिपिएंट कौन है? गवर्नमेंट। बाय गवर्नमेंट भी नहीं लिखनी है, ओनली टू गवर्नमेंट। ओके, सपोज सप्लायर स्टेट 1 में है और प्लेस और सप्लाई भी स्टेट 1 है, तो ये क्या हो गया? इंट्रा स्टेट सप्लाई।
Am I clear? Am I clear? अब इस केस में रिसिपेंट जो TDS डिडक्ट करेगा वो C और S होगा 1% ईच, वो C और S होगा 1% ईच, क्योंकि इंट्रा है. आई होप यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट, प्लीज कंफर्म. अब अगर रिसिपेंट कहाँ है? अच्छा मुझे बताओ, ये जो पैसा रिसिपेंट डिडक्ट करके डिपॉजिट करेगा ये कहाँ जाएगा? ये जो पैसा रेसिपेंट डिडक्ट करके डिपॉजिट करेगा ये कहाँ जाएगा? गवर्नमेंट के पास तो जाएगा, और कहाँ जाएगा? एक मारूंगी ना पकड़ के अनूप. किसके जीएसटी पोर्टल पे? किसके कैश लेजर में? हमारे मतलब कौन? कमलेंद्र सप्लायर के. सप्लायर के कैश लेजर में कौन से साइड दिखेगा? डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? जैसे बेटा, हाँ क्रेडिट साइड में. अरे बाबा ये तो मेरा पैसा है ना, ये तो मेरा पैसा गवर्नमेंट ने काटा, तो ये मेरी एसेट, ये मेरा कैश लेजर है, तो गवर्नमेंट की लायबिलिटी है पर मेरा तो एसेट है ना. ठीक है. हाँ या ना मत लो आज मजे यार, मैं थोड़ा सा एक्सेस हो गया मुझे, मैं बाद में समझी. ओके. अब अगर रेसिपेंट कौन से स्टेट में है? रेसिपेंट अगर स्टेट 1 में ही है, am I clear? रेसिपेंट भी स्टेट 1 में रजिस्टर्ड है, तो ये पैसा C विल गो टू सेंट्रल गवर्नमेंट एंड S विल गो टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 1. हाँ या ना? हाँ या ना? गेट माय पॉइंट? तो आसानी से इसके कैश लेजर में आ जाएगा. बट अगर रेसिपेंट इज एनी अदर स्टेट, देन वन को छोड़ के वो किसी और स्टेट में है, तो अगर वो TDS डिडक्ट करता, अगर तो C तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता, S सपोज स्टेट गवर्नमेंट 2 के पास जाता, तो क्या इसके कैश लेजर में आता? क्या आता? क्या सप्लायर को उसका क्रेडिट मिलता? क्या? क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट 2 के पास गया है और वो वो तो 1 में स्टेट में है. इस केस में नो TDS, इस केस में TDS डिडक्ट नहीं होगा. मतलब कब नहीं होगा? when location of supplier is and place of supply is same state and location of recipient is different state, no TDS. ये समझा पॉइंट कि नहीं समझा? क्यों सरोज? मुझे बताना सरोज. आज अगर रेसिपेंट स्टेट 2 में रजिस्टर्ड है, सिंपल आंसर कर, ये ए है स्टेट, ये भी स्टेट ए है और ये स्टेट बी है, तो अगर ये स्टेट बी में रजिस्टर्ड है, ये इंट्रा हुआ तो ये C और S काटेगा. C तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, आ रही हूँ, आई पे आ रही हूँ, और S
स्टेट गवर्नमेंट बी के पास जाएगा, क्योंकि ये बी में रजिस्टर्ड है, तो क्या ए में इसको क्रेडिट मिलेगा? तो जब मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा तो मैं टीडीएस डिडक्ट करने कैसे अलाउ करूँ आपको? अगर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा मैं आपको टीडीएस डिडक्ट करना कैसे अलाउ करूँ? मैं क्लियर? तो अगर जाओ देखो समझो, इंट्रा है लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट, ए ए ए ए ए नॉट ए। इंट्रा में यही दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, इंट्रा में यही दो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होंगे, टीडीएस टीडीएस यस नो, यस और नो। आगे बढ़ते हैं, ए बी, ये क्या हुआ? इंटर, लोकेशन ऑफ सप्लाई ए, प्लेस सप्लाई बी, यहां पे क्या डिडक्ट होगा? आईजीएसटी। तो अगर रिसिपेंट ए है या बी है या एनी अदर स्टेट है, रिसिपेंट ए में है या बी में है या कोई भी स्टेट में है, ये आईजीएसटी डिडक्ट करेगा 2%। ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्या ए को इसका क्रेडिट मिलेगा? क्या ए को इसका क्रेडिट मिलेगा? यस। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? आई गोज सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के हमको कोई इशू नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट किसी और स्टेट गवर्नमेंट में चला गया तो आपको एस का क्रेडिट नहीं मिलता। फिर समझा कि नहीं समझा? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा वाला हो गया? बीच वाला। चैप्टर खत्म हो गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। समझा मैंने क्या बोला? तो इन शॉर्ट अगर मैं कंक्लूड करूं ओके, व्हेन टीडीएस इज डिडक्टेड, when TDS is not deducted, वो अपना काम नहीं कम लेता, उनका काम है, होता ही है। मैं क्लियर? फर्स्ट, स्पेसिफाइड रेसिपेंट नॉट स्पेसिफाइड recipient. Second, taxable contract value exceeds 2,50,000 rupees. Taxable contract value is up to 2,50,000 rupees. Third, location of supplier, place of supply, location of recipient. A 111 TDS yes, B 1 2, यहाँ पे 1 2 और एक्सेट्रा TDS। यहाँ पे लोकेशन ऑफ सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई, लोकेशन ऑफ रिसिपेंट 1 1 अदर देन 1, नो TDS। ये समझा मैंने क्या किया? ये समझा मैंने क्या किया? फोर्थ, supplier
recipient does not come in exception list, does not comes in exception. Supplier recipient comes under exception. एक्सेप्शन का मतलब PSU, अच्छा मैं यहाँ लिखती हूँ, मतलब PSU to PSU distant person may not be distant person. B. Section 51 1 A B C D. 2. Section 51 1 A B C D. Getting my point? ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ? एंड या लास्ट पॉइंट, मोस्ट important point, keep in mind exempted services to comment. क्लियर? कॉपी करो, कॉपी करो ये टेबल, कॉपी करो फास्ट. लिख लिया? लिख लिया? डन? Okay. So basically by this we are done with section 51. By this we are done with section 51. Okay?
Okay, let's go ahead. Okay, let's go ahead. So let's एक बार summarize कर लेते हैं, ये summarize कर लेते हैं. तो let's go to, I hope you're there. एक बार summarize कर लेते हैं. सेक्शन 51 में डिडक्टर कौन होगा अपन ने वो देख लिया. ये मैंडेटरी है, चॉइस नहीं है आपके हाथ में कि टैक्स काटना कि नहीं काटना. काटना मैंडेटरी है. मतलब कब टीडीएस नहीं होगा, डिडक्टी क्या होगा, कब डिडक्ट करेगा. अच्छा, यहाँ पर डिडक्टी कौन है, डिडक्टी कौन है, सप्लायर. और डिडक्टर कौन है, रेसिपिएंट. यस और नो. The deductees are the suppliers whose total value of supply of taxable goods and services under a contract exceeds 250 exclusive of taxes and cess as per the invoice. Standard rate of reduction क्या है. Standard rate of reduction is अगर इंट्रा है तो 1% CGST एंड 1% SGST. सॉरी, इंट्रा है तो, और इंटर है तो 2%. एम आई क्लियर, एम आई क्लियर. इट मे बी नोटेड दैट सेक्शन 20 ऑफ IGST, सेक्शन 20 ऑफ अच्छा एक है IGST में क्या है पता है. IGST में बहुत बड़ा एक्ट नहीं है. क्यों? क्योंकि IGST के सेक्शन 20 ने क्या किया, बोला एज हम कॉपी कर लेते हैं CGST एक्ट को. सिर्फ जहां आपने इंट्रा वर्ड यूज किया होगा ना, वहां हम इंटर वर्ड यूज कर लेंगे जहां पे कॉमन प्रोविजन है. जहां पे क्या प्रोविजन है, कॉमन प्रोविजन है. गेटिंग अ पॉइंट. C है तो 1% और C 1% हो तो बाई डिफॉल्ट S 1% होगा. I है तो 2%. कब TDS डिडक्ट नहीं होगा, जब लोकेशन ऑफ सप्लायर, मैं पहले ड्रॉ करती हूँ, लोकेशन सप्लायर, प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट 1 अदर देन 1. ये क्लियर हो गया है कि नहीं हो गया है. The location of supplier and place supply is in same state which is different from the recipient. Am I clear? Am I clear? बाकी सिनेरियो 1 2 3 अपन समझ चुके हैं. Am I clear? तो एग्जाम्पल देखो, ये सप्लायर स्टेट ए है, प्लेस सप्लाई ये इंट्रा हो गया, ये भी स्टेट में है तो टीडीएस डायरेक्ट होगा. A B नो TDS. ये हो गया इंटर. इंटर के केस में मुझे कोई फर्क नहीं पता है रेसिपिएंट कहाँ है, क्योंकि उधर आई होगा. Am I clear? Same goes with Union Territory also. Yes or no? Next. ये पूरा चार्ट है TDS चैप्टर का. सिचुएशंस वो पूरा जो अपन ने पढ़ा ना, सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई एंड रेसिपिएंट सेम स्टेट, इंट्रा TDS डायरेक्ट होगा. सप्लायर एंड प्लेस सप्लाई डिफरेंट स्टेट्स, इंटर TDS डायरेक्ट होगा. आई सप्लायर एंड प्लेस सप्लाई सेम स्टेट, रेसिपिएंट अनदर स्टेट, इंट्रा नो TDS. वैल्यू ऑफ सप्लाई अमाउंट इंडिकेटेड इन द इनवॉइस, क्योंकि मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख के ऊपर हुआ तो TDS डिडक्ट होगा, पर उतने अमाउंट पे होगा जितना आपने इनवॉइस रेज करते जा रहे हो. एम आई क्लियर? ओके. डिडक्टर जब TDS डिडक्ट करता है तो अगले महीने की 10 तारीख तक उसे गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना चाहिए. वाई 10 तारीख? क्योंकि फिर 20 तारीख तक मैं यूज कर लूंगी ना.
तुम मेरा TDS डिडक्ट करा हुआ है, तुम 10 तक तुम जमा कर दो, मेरे खाते में आ जाएगा, 20 तक मैं यूज़ कर लूँगी. ओके. डिडक्टर TDS सर्टिफिकेट, डिडक्टर क्या इशू करेगा? TDS सर्टिफिकेट देगा. किसको देगा? डिडक्टी को देगा. उसमें कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, क्या रेट है, क्या अमाउंट है डिडक्टेड, कितना अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया, ये सब लिखेगा. और ये सर्टिफिकेट विद इन 5 days ऑफ रेमिटेंस ऑफ गवर्नमेंट, मतलब आपने जब गवर्नमेंट को पैसा जमा कर दिया है उसके 5 दिनों के अंदर अंदर आपको इनको सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. मतलब एग्जाम्पल, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ चेन्नई डिडक्ट CGST एट सोर्स 2% फ्रॉम द पेमेंट टू बी मेड टू नोटिफाइड सप्लायर 4 जुलाई. उन्हें जमा कब किया? ऑन और बिफोर. दिस TDS हैज़ टू बी रेमिटेड बिफोर 10th August. और सर्टिफिकेट कब आ जाना चाहिए? अप टू 15th August. एम आई क्लियर? एम आई क्लियर? सर्टिफिकेट का नंबर क्या है? 7A. सर्टिफिकेट का नंबर क्या है? GSTR 7A. फिर अगर आपने विद इन 5 days सर्टिफिकेट नहीं दिया तो वे जितने दिन का डिले करोगे, हर डिले पे आपको 100 रुपये की लेट फी लगेगी, मैक्सिमम अप टू 5,000 रुपीज़. Am I clear? Am I clear? So सिंपल चार्ट बनाओ. अक्टूबर मंथ में TDS है, 10th नवंबर तक डिपॉजिट कर दो, 15th नवंबर तक सर्टिफिकेट दे दो. डिले इन सर्टिफिकेट 100 rupees per day, maximum up to 5,000. Am I clear? नॉन रेमिटेंस बाय डिडक्टर, अगर डिडक्टर ने 10 तारीख तक पैसा जमा नहीं किया, संजना किसने टैक्स डिडक्ट किया बच्चे? मैंने डिडक्ट किया, आपने डिडक्ट किया, किसने डिडक्ट किया? गवर्नमेंट. Am I clear? नहीं, वो गलत लिखा है. सी नहीं, वो भावनाओं को समझ ले कमलिंदर, भावनाओं को. ठीक है. नेक्स्ट, नॉन रेमिटेंस. If the director has not remitted the amount directed in tax as to government within the prescribed time limit, he is liable to pay penal interest under section 50 at the rate of 18% per annum. मतलब अगर आपने 10 तारीख तक डिपॉजिट नहीं किया तो जितने दिन डिले करोगे उस पर 18% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ये जो अमाउंट है ये सप्लायर के इलेक्ट्रॉनिक डिडक्टी के, ये जो अमाउंट है डिडक्टी के कैश लेजर में दिखेगा. और डिडक्टर क्या फाइल करेगा? GSTR 7, GSTR 7 and GSTR 7A. करेक्ट. 7A इज सर्टिफिकेट और 7 इज रिटर्न. जो कौन सबमिट करेगा? डिडक्टर सबमिट करेगा. डिडक्टर सबमिट करेगा 7. The deductee can claim the credit of TDS. I hope you are getting a point. Determination of amount in default. The determination of amount in default, कोई डिफॉल्ट किया है तो 73 या 77, 74, 73 एंड 74 डिमांड आएगा. इन दो सेक्शन में डिमांड आता है. 73 इज बाय मिस्टेक एंड 74 इज बाय फ्रॉड. क्लियर? एम आई क्लियर? नेक्स्ट, रिफंड ऑन एक्सेस और इरॉनियस रिडक्शन. अगर गलती से, पहले बात तो आपने गलती की कैसे, अब करी है. अरे यार हैंग हो गया, जस्ट सेकेंड. रिफंड ऑन एक्सेस और इरॉनियस रिडक्शन. डिडक्टर और डिडक्टी कैन क्लेम रिफंड ऑफ एक्सेस रिडक्शन और इरॉनियस रिडक्शन. और अगर आपने रिडक्शन, अगर आपको रिफंड मिल रहा है तो रिफंड के ऊपर सेक्शन 54 लगता है. जब आप रिफंड का चैप्टर पढ़ेंगे तब देखेंगे. अच्छा, नेक्स्ट, ये जो डिडक्टर है, ये डिडक्टर है, इसको कंपल्सरीली सेक्शन 24 में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. डिडक्टर नॉर्मली GST स्पैन बेस,
पर इस केस में डिडक्टर कैन ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन विदाउट पैन ऑल्सो। टैन के बेसिस पे, टैन नंबर के बेसिस पे आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। एम आई क्लियर? सो दिस कंप्लीट्स योर TDS। अच्छे से हो गया कि नहीं हो गया? नहीं, टैन 10 के बिना कैसे आएगा ये मुझे एक बार चेक करना पड़ेगा, पर नॉर्मली है टैन नंबर के लिए पैन नंबर की जरूरत नहीं, आई थिंक। ओके, थैंक यू। तो